पहले तो ये जो भारत के लिए मायने हैं, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भारत पर जो उनका नजरिया है वो ओवरवेट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? इम्पोर्टेंट है दीप, और इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि दो तरीके से। एक स्टैंड अलोन भारत के लिए उनका नजरिया ओवरवेट होना, और आसान शब्दों में आप इसे रेटिंग कह दें भले, वैसे रेटिंग और जो एफआईज हैं उनके कामकाज में फ़र्क है आमतौर पर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग रेटिंग से वो कन्फ्यूजन ना हो जाए कि अमेरिका में रेटिंग घटी है और भारत में रेटिंग बढ़ी है, वैसा नहीं है। रेटिंग देने का काम रेटिंग एजेंसीज करती हैं, जिसमें फिच, मूडीज और S&P है। बाकी जो मॉर्गन स्टैनली हुआ, CLSA हुआ, जेफरीज हुआ, क्रेडिट स्विस हुआ, ये सारी एफआईज हैं, फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो हर एक देश की इकोनॉमी को, वहाँ के बाजार को और वहाँ की कंपनियों को रेटिंग देते हैं। वो रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होती है। तो मॉर्गन स्टैनली की जो रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट रेटिंग है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट रेटिंग है। अब इन्वेस्टमेंट रेटिंग में क्या किया है मॉर्गन स्टैनली ने? मॉर्गन स्टैनली कहा कि हम भारतीय बाजार पर ओवरवेट है। ओवरवेट का मतलब क्या होता है कि हम एक तो ये था कि अंडरवेट है, यानी कि बेकार है, सेल और भी बेकार, इक्वल वेट मतलब हमने बुलिश है ना बेरिश है, उसके बाद होता है ओवरवेट। तो ओवरवेट मतलब हम ज्यादा बुलिश है, पॉजिटिव है ना। अब ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा, और क्यों कहा है पहले मैं बता दूं, उसके बाद ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा कि इसका मतलब क्या है। पहली चीज तो है कि अक्टूबर के मुकाबले में भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले साल से इस साल में देखें तो बोले कि ऐसा नहीं कि बहुत अनऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन हो गए। उनका शब्द है लेस एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूएशन मतलब बहुत ही ज्यादा महंगे हो गए। करेक्ट सर। तो नहीं, उतने नहीं है, अनाप शनाप नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब है ज्यादा पहले से, लेकिन अनाप शनाप ज्यादा नहीं जहाँ आप सोचो और इतने महंगे बाजार सब बेच दो। वही ना, 20 महीने पहले आप 1800 पे थे, करेक्ट सर। 20 महीने में वापस वहां पहुंचे। 20 महीने में कंपनी की कमाई कितनी बढ़ी है, EPS कितनी बढ़ी है। तो उस लिहाज से पहली चीज उनका कि बहुत महंगे नहीं है। दूसरा है कि रिफॉर्म्स बढ़िया हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिससे कैपेक्स यानी कि इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है, कंपनियां पैसे लगा रही है, नया निवेश कर रही है, सरकार नया निवेश कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आगे के लिए प्रॉफिट भी बढ़ने की पूरी संभावना है और बिजनेस के आउटलुक भी बेहतर मिल रहा है। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर उन्हें आगे का आउटलुक बेहतर दिख रहा है। तीसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जी, भारत में तेजी की शुरुआत होने वाली है। अरे वाह, लंबी वाली। अरे वाह, ये सबसे काम की लाइन है। मतलब उनके हिसाब से अभी तो तेजी शुरू नहीं हुई, ये जस्ट हुई है, मतलब जस्ट तो कुछ भी नहीं है। मतलब रामदेव सर कहते हैं कि अभी तो 3 घंटे की मूवी में खाली नाम आ रहे हैं, क्रेडिट्स आ रही हैं, अभी ओपनिंग सीन भी नहीं आया अभी तो पिक्चर शुरू ही कहाँ हुई है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं उनके बारे में, ये ठीक है। तो पहली चीज है कि भारत को लेकर बहुत बुलिश है, और भारत को बुलिश होने के कारण भी उन्होंने बताया। अब इसको हमारे लिए कैसे समझना? हमारे लिए सिर्फ उनके बुलिश होने का फायदा, हमारे डबल फायदा है। कैसे? पहला फायदा है कि मॉर्गन स्टैनली हमें पसंद कर रहा है, हमारे बाजारों को पसंद कर रहा है, सस्ते लग रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं लग रहे, और अभी तो तेजी की शुरुआत है। तो पहला तो हमारे को लेकर उनका व्यू अच्छा है। एक तो खाली दीप में कहूँ कि आप अच्छे हैं क्योंकि आप अकेले हैं इसलिए अच्छे हैं, और आप 4 ऑप्शन में अच्छे हैं, तो कौन सा बेहतर लेगा और ज्यादा बता। तो अब ये दूसरा वाला जो कारण है, अब मैं बताता हूँ, मॉर्गन स्टैनली करके दूसरे आपसे और ज्यादा खराब है। अरे वाह। तो अब मॉर्गन स्टैनली ने साथ साथ में क्या किया, चीन, ताइवान दोनों का आउटलुक घटा दिया। उन्हें डाउनग्रेड कर दिया। हाँ, उन्हें डाउनग्रेड कर दिया और हमें अपग्रेड कर दिया। तो चीन और ताइवान दो ऐसे देश हैं जो प्रोडक्शन के लिए जाने माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब वो चीजें जो चीन और ताइवान को अब तक हमसे एक नॉच ऊपर रखे हुई थी, वो आ रही है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर। ये मॉर्गन स्टैनली का पूरा सार है। उन्होंने दोनों को डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया, और भारतीय बाजारों में लंबी तेजी की अभी शुरुआत हुई है। अब जो काम की लाइन बहुत काम की, वो ढंग से सुनिएगा। चीन के बाजारों में तेजी का दौर खत्म होने की कगार। ये दो बहुत बड़ी काम की लाइन है जो मॉर्गन स्टैनली ने बोला। हमारे लंबी तेजी का दौर, चीन में लंबी तेजी का दौर खत्म, हमारा शुरू खत्म। ये तो उल्टी डायरेक्शन वाला अरे मैं 56 इंच का सीना हो गया, बहुत बढ़िया बात करें। मतलब ऐसा, ये तो डबल, मतलब डबल अपग्रेड एक तरह से। वैसे हाँ, वैसा वाला सामने वाला डाउनग्रेड हुआ, 3 इडियट्स वाला मामला है। हाँ, अपन भी फर्स्ट आए और वो लास्ट है। अपने सामने वाला, मतलब ये तो रेंचो फर्स्ट आ जाए, चतुर फेल हो जाए, वैसा वाला मामला है। बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल सही है कंपैरिजन। अच्छा, एक और चीज है, ऑस्ट्रेलिया, हालांकि हमारा डायरेक्ट कोई कंपटीशन और ऐसा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी आउटलुक उन्होंने घटाया, उनका भी आउटलुक घटाकर अंडरवेट किया।
उनके लिए खैर कारण ये कि महंगे हो गए, वहाँ के बाजार बहुत भाग गए, इसलिए वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा मैसेज दे रहा है, और ये मैसेज न सिर्फ मॉर्गन स्टैनली जो हमारे बाजारों को दे रहा है, ये मैसेज मॉर्गन स्टैनली का हमारे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए भी है और दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज के लिए भी है। एक और अमेरिका है जो 6.5% फिस्कल डेफिसिट पे काम करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज इस देश ने ले रखा है, ठीक है, और कोई हिसाब किताब नहीं, सरकारें आती मर्जी आई, डेट सीलिंग का कोई लेना देना नहीं है, हर रोज डेट सीलिंग आप बढ़ा देते हो, कोई फिस्कल डिसिप्लिन है नहीं। 6.5% इतनी बड़ी इकोनॉमी पे कर्जा ले रखा है, कितने ट्रिलियन डॉलर तो आपके ब्याज में जाते हैं, 1 ट्रिलियन से ज्यादा, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा आपके ब्याज में हर साल जा रहे हैं। उसके बावजूद भाई साहब ट्रिपल है और हम डबल ट्रिपल बी, और हमारी रेटिंग बढ़ने का नाम नहीं। करेक्ट, आई ओपनर है। और मैं तो दीप लगातार ये कहता आया हूँ कि रेटिंग एजेंसी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों में पुलिस की तरह है। हाँ। सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद पहुंचती कि ओ हो गया सब, हीरो ने सब कर दिया, अब हम आते हैं। कब बढ़ाओगे भाई हमारी रेटिंग? एग्जैक्टली। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? 5 नंबर की इकोनॉमी को आप ट्रिपल भी रखते हो, शर्म आनी चाहिए। यस, करेक्ट। कोई हिसाब किताब है कि नहीं, मतलब दिमाग किधर है? और इतने हमारे फिस्कल डिसिप्लिन है, टैक्स कलेक्शन देखिए, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखिए, फॉरेक्स रिजर्व देखिए, आईपी के आंकड़े देखिए, ग्रोथ के आंकड़े देखिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं रेटिंग बढ़ाने के लिए? तो आई थिंक हमारे लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस है, उनको भी समझने की जरूरत है और हमारी सरकार को भी समझाने की जरूरत है। और क्यों मैं इसलिए कहता हूं दीप, रेटिंग बढ़ने का एक बड़ा फायदा, आज हम भी कर्ज लेते हैं, हमारी भी सरकार कर्ज लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, राइट? सो जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती है, आपकी ब्याज दरें नीचे हो जाती है, आपको जो ब्याज देना है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपके पास फंड लेने के लिए और पूल बड़ा हो जाता है, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जो स्पेसिफिक जो है बॉन्ड्स उसी को खरीदेंगे, एक पर्टिकुलर रेटिंग के नीचे नहीं खरीदते। सो हमारे लिए एक बड़े पैसे के पूल पर हम पहुंच जाते हैं, दूसरा ब्याज दरें कम हो जाती है। एज अ कंट्री, एज अ देश, मुझे बाहर ब्याज कम चुकाना पड़े, एग्जैक्टली, है ना, मेरे लिए अच्छी बात। सो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग केस भारत का है जो, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि अगले 6 महीने में कोई न कोई एक रेटिंग एजेंसी की आंख खुलेगी और वो पहले भारत को अपग्रेड करेगा रेटिंग के मामले में ट्रिपल बी से, और उसके बाद बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है जो अब बाकी एजेंसीज को देखना बनता है सर, ये 100% बनता है। फिच, S&P, मूडीज